Hello everyone, this is Abhishek Lal. Our today's topic is mechanism of clotting. हम आज देखेंगे कि क्लॉटिंग मैकेनिज्म देखेंगे हम कि ब्लड में क्लॉटिंग किस तरीके से होती है। सबसे पहले हम समझेंगे कोगुलेशन, यानी ब्लड में कोगुलेशन कैसे होता है, स्टार्टिंग की प्रोसेस। फिर हम समझेंगे इसका मैकेनिज्म, कौन से एंजाइम रिलीज होते हैं और क्या मैकेनिज्म करते हैं कि इवेंचुअली एंड पार्ट में ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। ठीक है, तो हम भी देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग क्या होता है। सबसे पहले जब हमको किसी प्रकार की इंजरी होती है ब्लड सेल्स में या वेन्स में, वहाँ से एक प्रोसेस स्टार्ट होती है क्लॉटिंग की। तो क्या होता है, जैसे कि आपका ये है वेन, ये है वेन, ये नस है और इसमें हो गई किसी तरीके की इंजरी, ये हो गई इसमें इंजरी। ठीक है, इंजरी हो गई और वेन का जो रेंट है, जो मार्जिन लाइन है, ये हो गया है रप्चर। रप्चर होने से क्या होता है, इसके जो कोलेजन होता है, यहाँ पे कोलेजन जो अटैच रहता है फाइबर्स, कोलेजन फाइबर, वो एक्सपोज्ड हो जाता है, यानी दिखने लग जाता है, खुल जाता है। और इस एक्सपोज्ड कोलेजन फाइबर के रेंट के कारण क्या होता है, जो प्लेटिलेट्स रहते हैं, प्लेटिलेट्स इससे अट्रैक्ट होकर आते हैं और इससे अटैच हो जाते हैं। ये है प्लेटिलेट्स, ठीक है, ये है प्लेटिलेट्स, ये ऐसा वेब जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्यों आते हैं? प्लेटिलेट्स हेल्प करते हैं ब्लीडिंग को रोकने में, जैसे एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकने में प्लेटिलेट्स हेल्प करते हैं बॉडी में कि एक्सेसिव ब्लीडिंग ना हो जाए। तो ये एक वेब जैसा, मकड़ी के जाले जैसा वेब, यानी एक जाले जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर। जैसे अपन पानी में या नदी में बांध बनाते हैं ना, कि पानी उस तरफ ना जाए, रुक जाए, बोरे रख के जैसे बांध बनाते हैं, उस तरीके से प्लेटिलेट एक्ट करते हैं, बांध बनाते हैं, ताकि जो ब्लड की जो एक्सेसिव ब्लीडिंग है वो उस साइड ना निकले, वेन के बाहर या शरीर के बाहर ब्लीडिंग ना हो। तो ये ऐसा वेब जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, बांध तैयार करते हैं। कहाँ तैयार करते हैं? यहाँ पे एक्सपोज्ड एरिया रहता है कोलेजन फाइबर का, कोलेजन फाइबर का ये एक्सपोज्ड एरिया है, वहाँ पे ये बांध जैसा बनाते हैं। और इसके बाद क्या होता है, ये एक्सपोज्ड एरिया जो होता है इंजरी का, वहाँ बांध बनाने के बाद क्या करते हैं, प्लेटिलेट्स क्या करते हैं, ये रेड ब्लड सेल्स आते हैं, ये आरबीसी हो गई। तो ये क्या होता है, ये आरबीसी अब जा नहीं पाएगी, इसके बाहर अब आरबीसी नहीं निकल पाएगी, क्योंकि क्या करा है, प्लेटिलेट्स ने बांध बना लिया है वेन के अंदर, आपके बॉडी के अंदर, जगह टिश्यू के अंदर जो है बांध बना लिया है, एक वेब बना लिया है। तो अब क्या है, आरबीसी जो आपका ब्लड के अंदर जो सेल्स हैं वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, इससे क्या होगा, इवेंचुअली ब्लीडिंग रुक जाएगी। अब क्या होता है, प्लेटिलेट्स क्या करते हैं, इसके बाद एक एंजाइम या रिलीज करते हैं, एडीपी करके, एडीपी करके एंजाइम रिलीज करते हैं। ये रहा एडीपी। एडीपी क्या करता है, अट्रैक्ट करता है और प्लेटिलेट्स को, जो अदर जो प्लेटिलेट्स हैं बॉडी में और पाए जाते हैं, उनको और अट्रैक्ट करता है कि यहाँ पे जो बांध बना है वो मजबूत बॉन्ड बन जाए और अच्छे से इसका जो बॉन्ड है मजबूत हो जाए। तो और प्लेटिलेट्स आते हैं अट्रैक्ट होकर एडीपी के कारण। एडीपी के कारण क्या है, ये प्लेटिलेट्स आ रहे हैं अट्रैक्ट होकर और अट्रैक्ट होकर इधर खींचे चले आ रहे हैं एडीपी के कारण। और जो है जो ये स्ट्रक्चर है उसको कर रहे हैं और कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं और मजबूत बना रहे हैं। तो ये प्लेटिलेट्स ने क्या करा, यहाँ पर आकर प्लेटिलेट्स को डिटेक्ट हो जाता है कि यहाँ पे इंजरी हुई है। प्लेटिलेट्स क्या होते हैं, कोलेजन फाइबर जहाँ रप्चर हुआ, एक्सपोज हुआ, प्लेटिलेट्स वहाँ पे इकट्ठा हुए, वहाँ पे उन्होंने वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाया ब्लीडिंग रोकने के लिए। उसके बाद उन्होंने एडीपी का एंजाइम रिलीज किया। एडीपी क्या करता है, और प्लेटिलेट्स की मदद लेता है और अच्छे से उसका सराउंडिंग को क्लियर बनाने के लिए। ठीक है, एडीपी के रिलीज के द्वारा। अब क्या होता है, एडीपी रिलीज हुआ, वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाया, इसके बाद क्या होता है, एडीपी के बनाया, वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाया, एडीपी रिलीज होता है, एडीपी और अट्रैक्ट करता है। इसके बाद जो प्लेटलेट का एक्ट होता है वो सेरोटोनिन और एपिनेफ्रिन नाम के दो एंजाइम को रिलीज करता है। सेरोटोनिन और एपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन और सेरोटोनिन और एपिनेफ्रिन। सेरोटोनिन और एपिनेफ्रिन क्या करते हैं, ये जहाँ यहाँ जो स्पाज्म बना है, क्या करते हैं, सेल स्पाज्म करते हैं। स्पाज्म यानी कॉन्ट्रैक्ट करना, सेल्स को
कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलीज करना जो प्रॉपर्टी होती है सेल की, मसल इसको स्पाज्म बोलते हैं, वो क्या करते हैं, इसको जो सील कर देते हैं। ये जो इंजरी हुई है, इंजरी ये जो हुई है उसको धीरे धीरे ये पास में क्लोज आ जाता है। सेरोटोनिन और एपिनेफ्रिन के कारण क्या होता है, ये पास में आ जाता है। ये इससे क्या होता है, ये जो एक्सपोजर जो एरिया है, एक्सपोजर जो एरिया है जो वेन का, ये जहाँ पे भी टिश्यू डैमेज हुआ है, पार्शियली वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। हो गया ये पार्शियली क्लोज, किसके कारण हुआ, पहले क्या किया प्लेटलेट ने एडीपी रिलीज किया। एडीपी रिलीज करके सबसे पहले क्या करता है, एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, एक बांध बना देता है वेन के इधर, एक बांध बना दिया इसने। ये क्या करा इसने, सबसे पहले ब्लीडिंग रोका। ब्लीडिंग रोकने के बाद ये क्या करेगा, सेरोटोनिन और एपिनेफ्रिन रिलीज करेगा। ये क्या करते हैं, एक स्पाज्म बनाते हैं, पार्शियली क्या करते हैं, फ्लेक्सिबल करके उसको पास में जो इसका एक्सपोजर एरिया है उसको क्लोज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से भी इसका रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। ये हमने देखा कोगुलेशन फैक्टर, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम मैकेनिज्म। तो हमने ये देखा कोगुलेशन कैसे होता है। वेन में से जब इंजरी हुई तो ब्लीडिंग हुई तो प्लेटलेट्स आए, उनने एक एग्रीगेट बनाया, एक गुच्छा बनाया, प्लेटलेट्स ने मिलके ये एग्रीगेट बना, यानी एक गुच्छा बनाया है ना। उसके बाद क्या करा उन्होंने, एडीपी रिलीज किया। एडीपी रिलीज करने से क्या होता, और जो प्लेटलेट्स अट्रैक्ट होते हैं और एग्रीगेट बनाते हैं। इंजरी हुई, कोलेजन फाइबर्स एक्सपोज हुए, कोलेजन फाइबर एक्सपोज होने के बाद क्या होता है, प्लेटलेट्स उससे अट्रैक्ट होते हैं, स्टिक हो जाते हैं, यानी उसके सराउंडिंग्स में चिपक जाते हैं यहाँ पर। फिर क्या करते हैं वो, एडीपी रिलीज करते हैं। एडीपी रिलीज होकर क्या होता है, और प्लेटलेट्स अट्रैक्ट होते हैं, और प्लेटलेट्स अट्रैक्ट होकर एक को अच्छा सा एक एग्रीगेट बनाते हैं, जो इसको बोलते हैं, ढेर सारे प्लेटलेट्स मिलकर एक एग्रीगेट बनाते हैं, यानी एक समूह बनाते हैं उसमें, और वो क्लोज करते हैं। उसके बाद क्या होता है, प्लेटलेट्स उसके बाद क्या करते हैं, एग्रीगेट बनाने के बाद सेरोटोनिन और एपिनेफ्रिन नाम के हार्मोन्स रिलीज करते हैं, एंजाइम्स रिलीज करते हैं। उससे क्या होता है, जो एक्सपोज्ड जो एरिया है कोलेजन फाइबर का, वो पार्शियली क्लोज हो जाता है, एकदम सील नहीं हो जाता है। चोट जो रहती है आपकी, इंजरी एकदम सील नहीं होगी, पर वो पार्शियली क्लोज हो जाएगी, यानी थोड़ी आधी वो क्लोज हो जाती है। किसके कारण, सेरोटोनिन और एपिनेफ्रिन के कारण। ये था हमारा कोगुलेशन प्रोसेस। अब हम इसके बाद देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग, है ना। मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग में इसके बहुत सारे फेजेस हैं। ये प्रोथ्रोम्बिनेस एंजाइम के द्वारा होता है, प्रोथ्रोम्बिनेस का कन्वर्जन होता है। तो प्रोथ्रोम्बिनेस में दो प्रकार के इसके टाइप्स हैं। क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिनेस, प्रोथ्रोम्बिनेस का कन्वर्जन होता है, यानी प्रोथ्रोम्बिनेस कन्वर्ट होता है। तो प्रोथ्रोम्बिनेस कन्वर्ट दो टाइप से होता है। पहला होता है इंट्रिंसिक, पहला होता है इंट्रिंसिक। अब इंट्रिंसिक कोगुलेशन कैसा होता है, जब आपका ब्लड, जो लिक्विड ब्लड है, एक्सपोज होता है सरफेस पे किसी फॉरेन बॉडी से। फॉरेन बॉडी यानी आपके बॉडी के जो आपकी बॉडी जिस चीज़ को नहीं पहचानती हो, जिस मटेरियल को, या ऐसी चीज़ को, सेल को आपकी बॉडी नहीं पहचानती हो, वो आपकी बॉडी के लिए फॉरेन है, यानी विदेशी है। वो आपकी बॉडी आप उस चीज़ को नहीं पहचानती है। तो इंट्रिंसिक में क्या होता है, ऐसी फॉरेन बॉडी का इंट्रैक्शन, कांटेक्ट में होना ब्लड से, उसको क्या करता है, कोगुलेट करता है। ये हो गया इंट्रिंसिक पाथवे। हम मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं क्लॉटिंग का, ये होता है इंट्रिंसिक पाथवे। हमने देखा इंट्रिंसिक में क्या होता है, जो ब्लड का जो एक्सपोजर होता है लिक्विड ब्लड का किसी फॉरेन बॉडी से होता है, जो कि आपकी बॉडी का पार्ट नहीं है, विच इज़ नॉट ऑफ द पार्ट ऑफ योर बॉडी, आपकी बॉडी का पार्ट नहीं है। उसमें क्या होता है, वो इंट्रिंसिक का एग्जाम्पल है। उसमें जो कोगुलेशन होता है उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक, और दूसरा होगा आपका एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में क्या होता है, टिश्यू, आपकी बॉडी के खुद के जो टिश्यू होते हैं,
डैमेज टिश्यू जब इंटरेक्ट करते हैं, कांटेक्ट में आते हैं ब्लड सेल्स के, तो क्या करते हैं, कोagulation करते हैं। इंट्रिंसिक हमने पढ़े, फॉरेन बॉडीज से जब वो कांटेक्ट में आता है तब वो कोagulate होता है, और एक्सट्रिंसिक में क्या होता है, जब खुद का ही बॉडी का टिश्यू, डैमेज टिश्यू, हेल्दी टिश्यू नहीं, डैमेज टिश्यू जब एक्सपोजर में आता है, उसके कांटेक्ट में आता है, तब कोagulation होता है। तो ये था इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक का एग्जांपल। इकाई में आते हैं प्रोथ्रोम्बिनेस फेज में होता है। ये प्रोथ्रोम्बिनेस के फेज के ये दो पाथवेज है, एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक काय के कारण होता है, फॉरेन बॉडी एक्सपोजर के कारण, और जो इंट्रिंसिक होता है वो डैमेज टिश्यू के कारण होता है। डैमेज टिश्यू कांटेक्ट के कारण होता है। डैमेज टिश्यू क्या होता है, कांटेक्ट में आता है। ये हो गया इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक का एग्जांपल। अब हम देखेंगे इसका कन्वर्जन। प्रोथ्रोम्बिनेस क्या करता है, एंजाइम रिलीज करता है। प्रोथ्रोम्बिनेस क्या करता है, एंजाइम रिलीज करता है। प्रोथ्रोम्बिनेस क्या करता है, एंजाइम रिलीज करता है। किसकी प्रेजेंस में, कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में, Ca++ आयंस की प्रेजेंस में ही क्या करता है, एंजाइम रिलीज करता है। ये कैल्शियम आयन क्या है, ये कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस रहता है जो रिएक्शन में होता तो जरूर है, उसको प्रमोट करता है, रिएक्शन को प्रमोट करता है, हेल्प करता है, बिना उसमें पार्टिसिपेट किए, बिना उसके डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के लिए क्या होता है, पार्शियली इन्वॉल्वमेंट करता है, रहता है इसका। और ये प्रोसीजर को, जो आपका टेस्ट को क्या है, आगे बढ़ाता है, एक रिजल्ट देता है, कैटालिस्ट। प्रोथ्रोम्बिनेस क्या करता है, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में थ्रोम्बिन बनाता है। क्या बनाता है, इसने बनाया, प्रोथ्रोम्बिनेस ने क्या बनाया, कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में थ्रोम्बिन बनाया। ठीक है, क्या बनाया, प्रोथ्रोम्बिनेस में कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में थ्रोम्बिन बनाया। और ये क्या है, प्रोथ्रोम्बिनेस क्या है, इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन योर लिवर। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, लिवर एक ऐसी ग्लैंड है, लिवर सबसे पहली बात तो एक लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ये एक पॉइंट है लिवर का। और लिवर का और क्या काम है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये हर तरीके के प्रोटीन जो बनते हैं वो लिवर के अंदर ही बनते हैं, और फिर लिवर से ग्लैंड्स के द्वारा, स्क्रीशन के द्वारा, ब्लड के द्वारा पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाते हैं। ठीक है, तो लिवर में क्या, काय का सिंथेसिस काय में होता है, प्रोथ्रोम्बिनेस का लिवर में होता है। उसने क्या किया, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में कन्वर्ट किया, और क्या बना, थ्रोम्बिन बना। अब क्या होगा, थ्रोम्बिन क्या करता है, थ्रोम्बिन भी एक ऐसा, थ्रोम्बिन एंजाइम रिलीज करता है और कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन अब किसको कन्वर्ट करेगा, थ्रोम्बिन कन्वर्ट करेगा फिब्रिनोजन को। थ्रोम्बिन ने कन्वर्ट किया किसको, फिब्रिनोजन को। काय में, फिब्रिन। क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिनेस कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में बनाता है थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन क्या करता है, कन्वर्ट करता है एंजाइम की हेल्प से। थ्रोम्बिन किसको कन्वर्ट करता है, थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में। और फिब्रिन क्या होते हैं, फिब्रिन प्लस ब्लड सेल, फिब्रिन प्लस ब्लड सेल क्या करते हैं, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्या करता है, ब्लड का ये क्लॉट करता है। क्या हुआ, मैकेनिज्म में क्या देखा हमने, थ्रोम्बिनेस का कन्वर्जन होता है। थ्रोम्बिनेस किस दो मेथड से कन्वर्ट होता है, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में क्या होता है,
जब फॉरेन बॉडी से आपका बॉडी का फॉरेन किसी सब्सटेंस से आपका ब्लड जो है कांटेक्ट में आता है तब वो कोगुलेट करता है, तो इंट्रिंसिक हुआ पाथवे हुआ। और अगर एक्सट्रिंसिक हुआ तो उसमें क्या होता है, डैमेज टिश्यू कांटेक्ट, डैमेज टिश्यू के कांटेक्ट में आने के कारण क्या हुआ है, वो कोगुलेशन हुआ है। अब इसका प्रोसेस क्या होता है, थ्रोम्बिनेज क्या होता है, कैल्शियम आयन प्रेजेंस में थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, एंजाइम रिलीज करता है और वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। फिर थ्रोम्बिन क्या करता है, एंजाइम विद द हेल्प ऑफ एंजाइम थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता है फिब्रिनोजन को। किस में करता है, थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता है फिब्रिनोजन को फिब्रिन में। और फिब्रिन क्या करता है, जैसे ब्लड सेल से कांटेक्ट में आता है, इंटरेक्ट होता है, तो क्या करता है, वो ब्लड का क्लॉट कर देता है। इस तरीके से आपका जो ब्लड जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म जो है वो वर्क करता है। ठीक है, तो ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग। हमने क्या देखा, जब सेल या जो ब्लड वेन है रप्चर होती है या तो इंजर्ड होती है, ब्लड रिलीज होता है, ब्लड जब रिलीज होता है उसके वॉल से तो क्या आता है, प्लेटिलेट्स आते हैं। प्लेटिलेट्स क्या करते हैं, वेन में से प्लेटिलेट्स क्या करते हैं, कोलेजन जो फाइबर है इसके एक्सपोजर के कारण यहाँ पे प्लेटिलेट्स आके क्या होते हैं, स्टिक हो जाते हैं। प्लेटिलेट स्टिक हुए, अब ये इसके बाद क्या होगा, प्लेटिलेट क्या रिलीज करता है, एडीपी रिलीज करता है एंजाइम। एडीपी रिलीज करने से क्या होता है, जो और जो है प्लेटिलेट्स वो अट्रैक्ट होते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं एग्रीगेट। और वो किस तरीके से दिखते हैं, एग्रीगेट प्लेटिलेट इस तरीके से एक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, प्लेटिलेट्स दो हार्मोन रिलीज करता है, सेरोटोनिन और एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन क्या करते हैं, एक्सपोजर जो एरिया है वेन का उसको पार्शियली क्लोज करने की कोशिश करते हैं ताकि जो एक्सेसिव ब्लीडिंग और रुक जाए। इसके बाद जो ब्लड आया वो तो क्लॉट हो ही गया है ना, अंदर ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं प्लेटिलेट, है ना। इसके बाद क्या होता है, एग्रीगेट बनाया और यहाँ पे जो फिब्रिन होता है, फिब्रिन का काम क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना। फिब्रिन क्या करता है आपका, ये जैसे प्लेटिलेट्स यहाँ पे इकट्ठा हो गया, ठीक है, एक्टिवेटेड फॉर्म में प्लेटिलेट्स इकट्ठा है। ये है प्लेटलेट्स इकट्ठा हुआ, तो फिब्रिन एक जाले में कुछ चीज़ गूंथ जाती है ना, रस्सी में फंस जाती है, इस तरीके से रस्सी से एक रस्सी के जैसा ये एक्ट करता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। फिब्रिन क्या करता है, एंड में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिससे जो ब्लड सेल्स हैं ये फिब्रिन एक थ्रेड फॉर्म करता है जिससे जो ब्लड सेल्स है वो इकट्ठे हो जाते हैं, प्लेटिलेट्स एक जगह बंधे रहते हैं। इस तरीके से क्या करता है, सेल्स को प्लेटिलेट्स को एक जगह, फिब्रिन के जो थ्रेड्स हैं वो एक जगह ला के एक गुच्छा बना देते हैं और इस तरीके से जो ब्लड है वो आपका क्लॉट हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ प्लेटिलेट्स ही नहीं पर अन्य जो अदर जो के सेल्स है, ब्लड सेल्स है, वो आके जो प्लाज्मा प्रोटीन है सब एक जगह फिब्रिन के जो वेब के कारण, जाले के कारण एक जगह इकट्ठा हो जाता है और इस तरीके से वो क्लॉट को अंजाम देता है। ये रहा आपका मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग। ठीक है, ये रहा हमारा एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग। तो इस तरीके से हमने देखा मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग। क्लॉटिंग के मैकेनिज्म के लिए यहाँ देयर आर 13 टाइप्स ऑफ फैक्टर, 13 प्रकार के फैक्टर होते हैं। जैसे कि ये हो गया फिब्रिनोजन हो गया, थ्रोम्बिन हो गया, थ्रोम्बोप्लास्टिन, लेबाइल फैक्टर, स्टेबल फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर और हेजिमन फैक्टर। इस तरीके से 13 प्रकार के फैक्टर्स होते हैं जो इस पूरी प्रोसेस को अंजाम देते हैं, है ना, जिसमें वर्क करते हैं। और ये 13 फैक्टर्स में पूरे आपको लिखा के नहीं समझाऊंगा, ये आपको कहीं से बुक में से मिल जाएंगे, उसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इस प्रकार से हमारे 13 फैक्टर्स जो होते हैं जो इसमें एक्ट करते हैं। और ये जो हमारी जो मैकेनिज्म है, इसकी लास्ट स्टेज है मैकेनिज्म जो ये होता है ना, अलग अलग फैक्टर आके अलग अलग तरीके से उसको प्रमोट करता है और हेल्प करता है। इस तरीके से हमने आज देखा मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग।